नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आवेश होता क्या है। जो अपना पहला चैप्टर चल रहा था स्थिर वैद्युतिकी, उस स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ा था कि आवेश होता क्या है। आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी पढ़ा था, तो मैं हल्का सा वो रिपीट कर देता हूँ कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। बेटा पहले कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। और बेटा आवेश जो होता है वो क्या होता है, तो आवेश अपने पास क्या होता है, अपने पास दो शब्द थे, एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन। तो आवेश जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, गुण होता है। कि आवेश प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों का एक गुण होता है। और ये गुण कौन सा होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एक ऐसा गुण होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक और बल का अध्ययन करते हैं। और वो एक और बल कौन सा होता है, तो वो होता है वैद्युत आकर्षण। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार का होता है, और वो दो प्रकार कौन कौन से थे। तो बेटा जो अपना पहला प्रकार था वो था धनावेश, और जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा था, वो था ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और ये जो दोनों नाम थे किसने दिए थे, ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। आज बात करते हैं बेटा हम वस्तु की, वस्तु आवेशित कैसे होती है, उदासीन कैसे होती है। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे उदासीन वस्तु कि उदासीन वस्तु होती क्या है। बेटा एक ऐसी वस्तु जिस पर जितना धनावेश होगा उतना ही क्या हो, ऋणावेश हो। मतलब एक ऐसी वस्तु जो समान रूप से धनावेशित और ऋणावेशित है, मतलब उस पर जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, उदासीन वस्तु कहलाती है। माना अपने पास ये वस्तु हो, इस वस्तु के अंदर अपने 5 धनावेश, एक ये प्लस हो गया, एक ये प्लस हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गए 5 धनावेश। ठीक है। और इस वस्तु के अंदर अपने 5 ही ऋणावेश है, ये हो गया ऋणावेश 2, ये 3, 4 और ये हो गए 5। और इसके पास कितने धनावेश हैं, तो इसके पास बेटा प्लस का 5 कूलाम, माने एक चाहिए 1 कूलाम आवेश। एक धनावेश बराबर 1 कूलाम और एक ऋणावेश बराबर भी कितना है, 1 कूलाम। तो इसके पास कितना आवेश है, तो 1 2 3 4 और 5 कूलाम हो गया प्लस का, और 5 कूलाम ही कैसा हो गया, माइनस का। अगर कुल आवेश की बात की जाए बेटा तो कुल आवेश कितना होगा, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5, टोटल कितना हो गया 0। मतलब इस वस्तु का जो कुल आवेश है वो कितना है, 0 है। तो ऐसी वस्तु कैसी होगी, अपनी उदासीन वस्तु होती। आज हम पढ़ेंगे फिर उदासीन वस्तु के बारे में। हमने पढ़ लिया तो उदासीन वस्तु क्या होगी, जिसका कुल आवेश कितना हो, 0 हो, या दूसरे शब्दों में जिस पर जितना धनावेश हो उतना ही क्या हो, ऋणावेश हो। तो ऐसी वस्तु कौन सी होती है, उदासीन वस्तु होती है। आज हम पढ़ेंगे कि उदासीन वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो देखो बेटा उदासीन वस्तु को आवेशित किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आज की जो अपनी हेडिंग है वो क्या है, वो है आवेशन की विधियां, कि हम कैसे वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। बेटा आवेशन की विधियों में अपने पास सबसे पहले क्या है, आवेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि आवेशन होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं आवेशन की, तो होता क्या है, किसी भी वस्तु, अपने पास कोई भी वस्तु, उस वस्तु को क्या करना, आवेशित करना, मतलब उसको आवेश देना, क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है।
कि हम किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है कि किसी वस्तु पर आवेश कैसे लेकर आया जाता है, वो प्रक्रिया ही अपनी क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। बेटा आवेशन की जो विधियां हैं तो हम अपने सिलेबस में मुख्यतः इसकी 3 विधियां हैं। पहली होती घर्षण द्वारा, कि हम घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। दूसरी जो अपनी विधि होती है इसमें ये होती है प्रेरण द्वारा, और तीसरी जो विधि होती है अपनी ये होती है चालन द्वारा। इन 3 विधियों से किसी भी उदासीन वस्तु को क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। और 3 विधि कौन कौन सी है, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा। तो बेटा आज हम ये तीनों विधि पढ़ेंगे। घर्षण के द्वारा कैसे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, प्रेरण के द्वारा कैसे करते हैं और चालन के द्वारा कैसे करते हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है आज का वो क्या हो गया कि घर्षण विधि के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। तो पहली हो गई हेडिंग अपनी घर्षण द्वारा आवेश। अब देखो घर्षण द्वारा आवेशन में होगा क्या। बेटा घर्षण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में 11th में पढ़ा था कि घर्षण होता क्या है। अपने पास 2 सतह होती है, इन 2 सतह के बीच में क्या होता है, जब दोनों सतह एक दूसरे के कैसे होती है, संपर्क में होती है या एक दूसरे को क्या करती है, स्पर्श करती है। कि जब 2 सतह संपर्क में हो या एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच एक बल लगता है जो उनकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। और वो बल कौन सा होता है बेटा, तो वो बल होता है घर्षण बल। कौन सा बल होता है, वो घर्षण बल होता है। तो इस घर्षण बल के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। तो बेटा देखो इसमें होता क्या है, 2 वस्तुएं होती है। कितनी वस्तुएं होती है, 2 वस्तुएं। इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, घिसा जाता है या आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है। तो बेटा जब 2 वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। यानी कि दोनों कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तुएं अपनी कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और ये कौन सी विधि हो गई, अपनी घर्षण विधि हो गई। कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में घिसते हैं या एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति पर दोनों पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। बेटा ये जो दोनों वस्तुओं पर आवेश आया ये परिमाण में तो कैसा होता है, समान। परिमाण में कैसा होगा, समान। परिमाण में समान का मतलब माना एक पर 5 कूलाम का आवेश आया है तो दूसरी पर भी कितना आएगा, 5 कूलाम। मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिमाण में तो अपने पास समान हो गया, लेकिन बेटा जो इनकी प्रकृति होती है, प्रकृति कैसी होती है, तो इनकी प्रकृति विपरीत होती है। विपरीत प्रकृति का मतलब क्या हो गया, यदि एक पर प्लस का आया है तो दूसरे पर कैसा आएगा, माइनस का। यानी अगर एक वस्तु धनावेशित होती है तो दूसरी वस्तु कैसी होगी, अपनी ऋणावेशित होगी। और ये होता है किससे, घर्षण से। जब हम 2 वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, एक दूसरे पर घिसते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेटा इसके एग्जांपल में देखो क्या होता है। पहला जो एग्जांपल है वो कांच की छड़, इसको रगड़ा जाता है बेटा रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से हम घिसते हैं, रगड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो कांच की छड़ होती है इस पर बेटा आता है धनावेश। कौन सा आवेश आता है इसके ऊपर, तो इस पर आता है धनावेश।
और जो रेशम का कपड़ा है इस पर कौन सा आ जाता है, तो इस पर आता है ऋणावेश। मतलब जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों के मध्य घर्षण लगता है और उस घर्षण के कारण दोनों पर आवेश आ जाता है जो परिमाण में समान होता है लेकिन कैसा होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। तो ऐसे में कांच की छड़ पर आया धनावेश और रेशम के कपड़े पर कौन सा आ गया बेटा, ऋणावेश आ गया। इसी प्रकार से जो अपना दूसरा एग्जांपल है, देखो दूसरे एग्जांपल में अपने पास क्या है, तो अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो बेटा हमने पिछली क्लास में भी एग्जांपल लेकर प्रयोग समझाया, ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल में होता क्या अपने पास कि अपने पास एक हो गई बिल्ली की खाल और दूसरी हो गई एबोनाइट की छड़। बिल्ली की खाल है अपने पास और क्या है, एबोनाइट की छड़ है। तो होता क्या है कि जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ पर रगड़ा जाता है, मतलब बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को आपस में घिसा जाता है या एक दूसरे पर रगड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, बिल्ली की जो खाल होती है वो कैसी होती है, धनावेशित होती है और एबोनाइट की जो छड़ होती है वो कैसी हो जाती है बेटा, ऋणावेशित हो जाती है। मतलब बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो गई और एबोनाइट की छड़ अपनी कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। किसके द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। तो बेटा ये अपनी हो गई अपनी पहली विधि कि कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं अपनी दूसरी जो विधि होती है, तो दूसरी विधि अपनी कौन सी थी, वो थी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अपनी नंबर 2 जो विधि है वो कौन सी है, तो वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बेटा देखो समझो कि प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेरण मतलब प्रेरित करना एक तरह से, तो इसमें होता क्या है कि एक आवेशित वस्तु के कारण दूसरी जो उदासीन वस्तु होती है वो भी कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। उस पर आवेश नहीं होता, उदासीन होती है, लेकिन जब वो किसी आवेशित वस्तु के पास आती है तो उस आवेशित वस्तु के पास आने के कारण वो भी कैसी हो जाती है, अपनी आवेशित हो जाती है। कैसे बेटा देखो, माना ये अपने पास एक वस्तु हो गई, कैसी वस्तु है ये, तो ये अपने पास है उदासीन वस्तु। और बेटा उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, इस पर जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। माना इस पर 4 धनावेश है, कितने आवेश हो गए इस पर, 4 धनावेश। तो जब इस पर 4 धनावेश है तो 4 ही क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। तो ये हो गई अपनी एक उदासीन वस्तु जिस पर 4 धनावेश है और 4 ही क्या है, ऋणावेश। अब होता क्या है, इस उदासीन वस्तु के पास, ये अपना पहला वाला डायग्राम है, इस उदासीन वस्तु के पास हम किसी आवेशित वस्तु को लेकर जाते हैं कि ये अपनी थी कौन सी वस्तु, उदासीन वस्तु। इस उदासीन वस्तु के पास हम किसको लेकर आए बेटा, एक आवेशित वस्तु को लेकर आए। ये हो गई आवेशित वस्तु। और माना ये कांच की छड़ है और बेटा कांच की छड़ हमेशा कैसी होती है, धनावेशित होती है। हो गया। तो ये है अपने पास क्या, कांच की धनावेशित छड़। अब देखो होगा बेटा, धनावेश जब इस वस्तु के पास आया तो बेटा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि समान आवेश तो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पर देखो ये धनावेश है मतलब प्लस का है, तो ये प्लस को तो क्या देगा, धक्का देगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा,
और माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जब ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा तो बेटा इस वस्तु के पास कितने प्लस थे, 1 2 3 4 प्लस थे और 4 इसके पास क्या थे, माइनस थे। तो ये 4 माइनस को तो अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, तो माइनस आ गई एक कोने पर, और प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो प्लस चले गई कौन से कोने पर, दूसरे कोने पर। मतलब ये इनको तो बांधे रखेगा और इनको क्या देगा, धक्का दे रहा है कि ये वस्तु से बाहर निकलते हैं। लेकिन वस्तु से बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकती, वो बेटा रास्ता नहीं। अगर अब हम क्या करेंगे कि जो अपने पास ये वस्तु है इसको क्या कर दो, भू संपर्कित कर दो। ये हमने इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। और जब इसको भू संपर्कित करोगे तो बेटा देखो छड़ तो अभी भी इसके पास है, कांच की धनावेश छड़ तो अभी भी यहीं पे है। ये किसको बांधे रखेगी, ये माइनस को तो अपनी तरफ बांध के रखेगी, माइनस को यहाँ से हिलने नहीं देगी। और प्लस को क्या दे रही थी, ये धक्का दे रही थी, बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी, प्रतिकर्षण कर रही थी। ये जो धनावेश है सारे के सारे अब इनको रास्ता मिल गया, और वो रास्ता कौन सा है, ये भू संपर्कित तार है। ये भू संपर्कित तार इनका रास्ता हो गया, और इस रास्ते से ये सारे के सारे धनावेश कहां पर चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं, नीचे जमीन में चले जाते हैं। और वस्तु के पास केवल क्या बचता है, तो वस्तु के पास बचते हैं 1 2 3 और 4 ऋणावेश बचते हैं। तो ये वस्तु कैसी हो गई, इसके पास ऋणावेश है, तो ये हो गई ऋणावेशित वस्तु। ठीक है, पहले बेटा अपनी वस्तु कैसी थी, उदासीन वस्तु। ठीक है, जब हम इसके पास आवेशित वस्तु को लेकर आए तो उस आवेशित वस्तु को देखकर ये भी कैसी हो गई, आवेशित होगी, हुई नहीं। तो देखो पहले उदासीन थी, जब इसके पास धनावेशित छड़ को लेकर आए तो इस धनावेशित छड़ ने ऋणावेश को तो आकर्षित किया और धनावेश को प्रतिकर्षित किया। अगर हम इस वस्तु को भू संपर्कित करते हैं तो धनावेश सारा पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु पर केवल क्या बचता है, ऋणावेश बचता है, और वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित वस्तु हो जाती है। बेटा ये थी अपनी कौन सी विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं, देखो हम अपनी तीसरी विधि, जो लास्ट विधि अपने पास, तीसरी विधि कौन सी अपने पास, तो तीसरी है चालन द्वारा आवेशन। तो देखो बेटा चालन द्वारा आवेशन में होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो अपनी तीसरी जो अपने पास विधि है वो क्या है, तो वो है चालन द्वारा आवेशन। अब देखो चालन द्वारा आवेशन में होता क्या है, इसको कि चालन द्वारा आवेशन में होगा। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, देखो पिछले प्रेरण में तो क्या था कि आवेशित वस्तु जो अपनी थी वो उदासीन वस्तु के पास गई थी। बड़ा इसमें भी जाएगी, लेकिन उसने अपना कुछ नहीं दिया था, वो उसके पास गई तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाया, जिससे दूसरी वस्तु कैसी होगी, आवेशित। यहां पर क्या होता है, अभी माना अपने पास एक उदासीन वस्तु है, ये हो गई अपने पास एक उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, इसके पास जितने धनावेश होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश। माना बेटा इसके पास 4 प्लस है, 1 2 3 और 4 प्लस हो गए, तो इसके पास 4 ही क्या होंगे, माइनस 1 2 3 और 4 हो गए इसके पास माइनस। ये वस्तु कैसी अपनी, तो ये हो गई उदासीन वस्तु। इस उदासीन वस्तु के पास जब हम किसी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं, मतलब किसी आवेशित वस्तु को इससे क्या करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, तो बेटा देखो ये हमने एक आवेशित वस्तु थी, कांच की धनावेशित छड़ होगी, क्या है, कांच की धनावेशित छड़। इसका इससे हमने क्या करवा दिया, स्पर्श करवा दिया। बट जब हम इसका इससे स्पर्श करवाएंगे तो वही बात है, धनावेशित छड़ है,
ये ऋणावेश को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित, और धनावेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो माइनस तो आ गए सारे के सारे यहाँ पर, और प्लस आ गए सारे के सारे यहाँ। और बेटा एक जो मेन बात है, जब भी दो सतह आपस में स्पर्श करती है तो उनके बीच में आवेश का संचरण होता है, आवेश का वितरण होता है। और यह आवेश का वितरण कब तक होता है, जब तक दोनों पर आवेश का मान कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो कांच की धनावेशी छड़, मतलब इस पर तो धनावेश है, और ये कैसी है, उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं ना। तो इनके बीच में आवेशों का स्थानांतरण होगा, और वो कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर आवेश ना आ जाए। मतलब ये कांच की धनावेशी छड़ अपना कुछ आवेश किसको दे देती है, इस उदासीन वस्तु को स्थानांतरित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम इसको इससे दूर ले जाएंगे, इस आवेशित छड़ से किसको दूर ले जाएंगे बेटा, उदासीन वस्तु को। तो अब उस पर देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, 4 और 2 6, तो क्या हो गए इसके पास धनावेश, और ऋणावेश कितने बच गए, 4 बेटा, 4 ऋणावेश और 6 धनावेश। तो क्या आएगा देखो, माना एक आवेश 1 कूलाम के बराबर, एक आवेश, तो 6 धनावेश क्या हो गए, प्लस के 6 कूलाम, और 4 ऋणावेश मतलब क्या हो गए, माइनस के 4 कूलाम। टोटल कितना हो गया बेटा, तो यहां से आ गया 2 कूलाम प्लस। इस वस्तु पर कितना आवेश आ गया, 2 कूलाम आ गया, वो भी प्लस का, मतलब वस्तु क्या हो गई, आवेशित। पहले वस्तु पर कुल कितना आवेश था, 0 था, यहाँ पर जितने प्लस उतने क्या थे, माइनस, मतलब वस्तु उदासीन थी। अब वस्तु पर कितना क्या आ गया, आवेश आ गया, और ये आवेश किससे आया है, कांच की धनावेशित छड़ से आया। और बेटा ये कौन सी विधि होती है, ये होती है चालन विधि। तो इसमें होता क्या है, वो प्रेरण विधि और चालन विधि में अंतर क्या है। तो प्रेरण विधि और चालन विधि में सबसे मेन अंतर क्या है कि प्रेरण में तो अपना आवेश नहीं देती, धनावेशित वस्तु को जब हम उसके पास लेकर जाते हैं तो उसके कारण उदासीन वस्तु पर आवेश आ जाता है। और चालन में क्या होता है कि जब धनावेशित वस्तु के पास को हम उदासीन वस्तु से स्पर्श करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में धनावेशित जो वस्तु है या आवेशित जो वस्तु है वो उदासीन वस्तु को अपना आवेश दे देती है, जिसके कारण होता क्या है, उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ये होती है अपनी बेटा चालन द्वारा आवेश। ठीक है, 3 विधियां हो गई बेटा। इसके बाद अपना जो अगली हेडिंग आती है वो होता है आवेशों के गुणधर्म। क्या आती है, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म जो है बेटा, इसके कई नियम होते हैं, जैसे योज्यता का नियम आएगा, निश्चरता का नियम आएगा, आवेश संरक्षण का नियम आएंगे, कूलाम का नियम आएगा। ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है बेटा।